सुप्रभात बच्चों। हिंदी की पिछली कक्षा में हमने बरसते जल के रूप अनेक इस पाठ को पढ़ा, शब्दार्थ देखे, समझने का प्रयास किया। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर मैंने पीडीएफ के रूप में भेज दिया है और आपने लिखा भी होगा, उसका पठन भी किया होगा। तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज, और बाकी जो जितने बचे हुए प्रश्नोत्तर थे उन्हें आज हम करेंगे, उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पाठ में से जो प्रश्न हैं 4 प्रश्न, तो क्या क्या है। पहला प्रश्न, दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत क्यों दिया। तुमने पाठ पढ़ा, क्यों दिया था। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया क्योंकि मौसम बदल चुका था, बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी और ओले पड़ने शुरू हो गए थे। इसलिए दादाजी ने बच्चों को कहा कि वे घर के अंदर आ जाएं। दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया। तुमने पढ़ा था, दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया था। बच्चों के साथ बातचीत करते हुए, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए, उनके जिज्ञासाओं को शांत करते हुए और चाय के साथ लिया था। पाला क्या होता है। पाला सर्दियों में खेतों में बर्फ की एक चादर सी दिखाई पड़ती है, उसे पाला कहते हैं। तो ये पाला कैसे बनता है। पाला जब सर्दी अधिक पड़ती है तो हवा में मौजूद भाप के जो कण होते हैं वे भाप बर्फ में बदलने लगते हैं और एक चादर सी दिखाई पड़ने लगते हैं, उन्हें ही पाला कहते हैं। चौथा प्रश्न है, हिमपात कहाँ और कब होता है। हिमपात पहाड़ों पर होता है, पहाड़ों पर ठंड अधिक होती है और सर्दियों में जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो जल की बूंदें बर्फ़ में बदल जाती हैं और वहाँ पे बरसने लगती हैं। तो बर्फ़ के रूप में बरसते हुए जल की बूंदों को हिमपात कहा जाता है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में कुछ कथन दिए हुए हैं और तुम्हें बताना है कि ये किसने कहे और किससे कहे। पाठ पढ़ लिया है तुमने, आसानी से इन प्रश्नों के जवाब तुम दे सकते हो, ये तुम्हारे गृह कार्य हैं। छठा प्रश्न, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की तुम्हें पूर्ति करनी है। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, तुम्हें बहुत आसानी होगी इसके करने में, तुम इसे कर लोगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। ये प्रश्न है बातचीत के लिए। ये मौखिक प्रश्न होते हैं, इनके मौखिक उत्तर तुम्हें तैयार करने हैं और जब भी अवसर मिले उन्हें बोलने का तुम प्रयास जरूर करोगे, क्योंकि बिना बोले तुम किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते। चाहे वो दुनिया की कोई भी भाषा हो, तुम्हें सीखने के लिए बोलना पड़ेगा। तो इन सब के मौखिक उत्तर तुम तैयार करोगे और बोलने का प्रयास अवश्य करोगे। अभी तुम्हारे पास समय है, तुम इन्हें उत्तर ढूंढने के बाद इनको बोलना भी सीखो। घर में बोलने का प्रयास करो और तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। अनुमान और कल्पना, अगला प्रश्न है, ये भी मौखिक उत्तर है इसके ढूंढने तुम्हें। अगर आप पहाड़ों पर गए हैं, घूमने गए हैं, तुम्हें ये कल्पना करनी है कि तुम पहाड़ पर चले गए और अचानक हिमपात हो गया, तो क्या क्या वहाँ पे परिस्थितियाँ होंगी, तुम्हें कैसा अनुभव होगा और क्या हो सकता है। वर्षा ना होने पर क्या होगा। वर्षा हमें जीवन देती है, अगर ये ना हो तो क्या क्या इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं, ये तुम्हें अनुमान लगाना है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है बातचीत। बातचीत के नीचे भाषा की बात, भाषा से संबंधित इसमें प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, पाठ में आए जोर तथा बर्फ शब्दों में नुक्ते वाले अक्षर ज और फ का प्रयोग हुआ है। तुम यहाँ देख रहे हो ज और फ के नीचे बिंदु लगे हुए हैं। इन बिंदुओं को नुक्ता कहते हैं। तो नुक्ते वाले अक्षर नुक्ता क्यों लगाते हैं, उनका उच्चारण बदलने के लिए। जैसे अगर ज के नीचे नुक्ता ना लगा हुआ हो तो हम उसे पढ़ेंगे ज, और नुक्ता लग जाने के बाद हम पढ़ेंगे ज। तो नुक्ता लगाने का ये उद्देश्य होता है। उसी तरह से फ के नीचे अगर नुक्ता ना लगा हुआ तो हम उससे पढ़ेंगे फ, नुक्ता लग जाने के बाद हम पढ़ेंगे फ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें तुम्हें ये करना है कि तुम्हें ज और फ से अन्य 4 शब्द भी बनाने हैं। तो इसके लिखित उत्तर तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएंगे। अभी मैं मौखिक रूप से इन्हें बता रही हूँ। ज़मीन
जिम्मेदार, फर्ज, कर्ज। फ से फैसला, फ़र्क, माफ़, सफ़र। तो इस तरह से हमने इनके उत्तर ढूंढे। दूसरा प्रश्न, दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गए। तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पे दादाजी संज्ञा है और यहाँ पे उसके बाद हमने दादाजी को दोबारा नहीं लिखा, क्या लिखा, वे। तो भाषा की शुद्धि के लिए, भाषा को बेहतर दिखाने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर। जैसे दादाजी के स्थान पर यहाँ वे का प्रयोग किया गया, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। इस वाक्य में वे सर्वनाम दादाजी संज्ञा के लिए आया है। अब आप पाठ में से कोई 4 सर्वनाम शब्द छांट कर लिखेंगे। तो पहला, इसे तुम्हें पाठ में से ही ढूंढना है, पाठ में बहुत सारे सर्वनाम शब्द आए हैं। तो पहला शब्द हम लिखेंगे यह, यहाँ पर लिखेंगे। ये भी तुम्हें लिखित मिल जाएंगे, उन्हें तुम कॉपी पर लिख लोगे क्योंकि अभी तुम्हारे पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो तुम क्या करोगे, प्रश्न और उत्तर दोनों कॉपी पर लिखोगे। तो पहला हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे यह, उसके बाद इसे, इसके बाद मुझे, उसके बाद है तुम। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न का उत्तर हमने ढूंढा। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न संवाद से संबंधित है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत, 2 लोगों के बीच या 2 से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे संवाद कहते हैं। जैसे बच्चों और दादाजी के बीच में संवाद हो रहे थे, हमने पाठ में पढ़ा बरसते जल के रूप अनेक में। तो यहाँ चित्रा और मानसी 2 सहेलियाँ हैं, उनमें बातचीत हो रही है। तो वहाँ पे परिस्थिति क्या है, बादल छाए हुए हैं मगर बारिश नहीं हो रही है। अब इससे संबंधित दोनों में क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या संवाद होंगे, उन्हें तुम्हें यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले देखो, चित्रा क्या कहती है, मानसी लगता है आज बारिश ज़रूर होगी। तो मानसी क्या कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो चित्रा ने पूछा क्यों। अब तुम्हें बताना है मानसी क्या कहेगी। तो मानसी क्या कहेगी, देखो बादल दूर जा रहे हैं और कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है। तो चित्रा का क्या कथन होगा, क्या संवाद होगा, हाँ यह तो मैं भी देख रही हूँ। तब मानसी क्या कहेगी, बारिश का ना होना चिंतनीय है ना। चित्रा, हाँ अगर बारिश ना हो तो जल के सारे स्रोत सूख जाएंगे। तब मानसी क्या कहेगी, तुम सच कह रही हो, बारिश का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से दोनों के बीच संवाद खत्म होते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके भी लिखित उत्तर तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला प्रश्न था जीवन मूल्य। इसके उत्तर भी आपने लिख लिए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ, क्योंकि लिखित रूप से ये सारे उत्तर आपको दे दिए गए थे। दादाजी ने समझाया कि जल ही जीवन है और उसके कुछ रूपों के बारे में जानकारी भी दी। तो दादाजी ने क्या समझाया था बच्चों को कि जल ही हमारा जीवन होता है, जल के बिना हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। और उसके बहुत सारे रूपों के बारे में बतलाया था। कौन कौन से रूप थे, हिमपात, पाला और भी बहुत सारे रूपों के बारे में उन्होंने बतलाया था। तो पहला प्रश्न तुमसे पूछा गया है, क्या आपको लगता है कि जल ही जीवन है, क्यों। तो सबसे पहले तुमसे पूछा गया है, क्या आपको लगता है कि जल ही जीवन है। तो तुम इसका उत्तर क्या दोगे, हाँ मुझे लगता है कि जल ही जीवन है। क्यों लगता है, अब इसके तुम्हें उत्तर देने पड़ेंगे। तो तुम क्या कहोगे कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु, अन्य प्राणी, मनुष्य, पेड़ पौधे, क्या जल के बिना जीवित रह सकते हैं, नहीं। जल के बिना जीवन असंभव है। जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही व्यर्थ है। हमारे जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी कार्य हम करते हैं, बहुत सारे कार्यों में जल के बिना उन्हें करने की हम सोच भी नहीं सकते। जल के बिना जीवन की कल्पना व्यर्थ है, इसलिए जल ही जीवन है। दूसरा, हमें जल का संरक्षण कैसे करना चाहिए। अब है कि जल का संरक्षण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम जल का संरक्षण करो। क्यों, क्योंकि जल का स्रोत क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, गंदा हो रहा है, और अगर इन्हें हम नहीं बचाएंगे तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं बचेगा।
इसलिए जल का संरक्षण हम करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जल की बर्बादी बंद करेंगे। खुले हुए नल जहाँ भी तुम्हें दिखें, तुम्हें तो ये सावधानी बरतनी ही है कि तुम उन्हें जब भी प्रयोग करो उन्हें देखो कि तुमने ठीक से बंद किया है या नहीं। कहीं भी तुम्हें ये खुला हुआ मिले तो उसे जाकर बंद करो। ये नहीं सोचना है कि किसी और ने खोला तो मैं क्यों बंद करूं। तुम्हें जाकर उसे क्या करना है? बंद करना है। किसी भी रूप में जल की बर्बादी नहीं करनी है। दूसरा है, जितने भी जल के स्रोत हैं उन्हें साफ़ सुथरा रखना। अगर उन्हें साफ़ नहीं करोगे तो गंदगी उनमें इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जल का स्रोत ही सूख जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा है वर्षा जल का संरक्षण। वर्षा का जल, कितना सारा जल हमें मिलता है और वह व्यर्थ बहकर चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो हम उन्हें सुरक्षित करें। वर्षा जल संरक्षण के बहुत सारे उपाय हैं, उन्हें हम अपने उपयोग में लाएं, उनका प्रयोग करें। इसको तुमने साइंस में भी पढ़ा होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, तो उसी को वर्षा जल संरक्षण कहते हैं हिंदी में। तो उन उपायों को तुम अमल करोगे, अपने जीवन में उसे करोगे। सिर्फ तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें क्या करना है? वर्षा के जल को संरक्षित भी करना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुछ करने के लिए। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? बहुत रुचिकर है, तुम इसे ज़रूर करोगे। इंटरनेट की हेल्प लोगे, गूगल पर सर्च करोगे। 3 दिनों का दिल्ली का तापमान, शहर कौन सा है? दिल्ली। सबसे अधिक और सबसे कम तापमान का ब्यौरा लिखना है। तो कैसे लिखोगे? तुम यहाँ डेट डालोगे तीनों जगह में। मान लो जैसे तुमने आज का डेट लिया तो उसे 2 दिन पहले चले जाओगे, 30 अप्रैल, उसके बाद 1 मई, आज 2 मई। इस तरह से तुम तापमान का ब्यौरा लिखोगे। सबसे अधिक तापमान दिन के समय होता है दोपहर में 3 बजे के आसपास, तो उसे तुम्हें यहाँ लिखना है। मान लो सबसे अधिक तापमान दिल्ली का था उस दिन 30 डिग्री, तो उसे यहाँ लिख दोगे। किसी दिन 35 चला गया, किसी दिन 29 चला गया। उसके बाद कम तापमान कब होता है? एकदम सुबह के समय, भोर के समय, 3 बजे 4 बजे, तो उस समय सबसे कम तापमान होता है। तो मान लो किसी दिन 30 था यहाँ अधिक तापमान, तो यहाँ पे हो गया 20। तो इस तरह से तुम्हें यहाँ पे कम तापमान का ब्यौरा देना है, जिसे तुम ज़रूर करोगे। ये तुम्हारा होमवर्क है, बहुत ही रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है, इसे तुम्हें करना है। अब अगला प्रश्न है 6 ऋतुओं की सूची तैयार करनी है तुम्हें। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। हमारे देश का मौसम बहुत ही अच्छा माना जाता है। अच्छा ऋतुओं का आनंद हम यहाँ लेते हैं। तो सबसे पहला जो मौसम है, सबसे पहली ऋतु है वह है वसंत। यहाँ पे हम लिखेंगे वसंत। वसंत के बाद आता है ग्रीष्म। वसंत ऋतु फरवरी के आसपास होती है, उस महीने में होती है। ग्रीष्म ऋतु होती है, उसके बाद वसंत के बाद गर्मी का मौसम आता है। उसके बाद वर्षा ऋतु आती है। उसके बाद आता है शरद। वर्षा के बाद, वर्षा खत्म होने के बाद शरद ऋतु आती है। शरद के बाद हेमंत और हेमंत के बाद शीत ऋतु में कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसे शिशिर भी कहते हैं। अब चलते हैं हम, ये सब तुम्हें लिखित रूप में मिल जाएंगे PDF में। तुम्हें क्या करना है? उन सबको कॉपी पर लिखना है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अब जो 6 ऋतु तुमने लिखे उसमें से किसी भी एक ऋतु पर 6 से 8 पंक्तियों में अपनी एक कविता बनाओगे, स्वरचित, तुम्हारे द्वारा रचित होनी चाहिए। मैं उदाहरण के रूप में एक कविता यहाँ लिखूँगी और उसे देखकर, उससे प्रेरित होकर तुम अन्य ऋतुओं पर भी कविताएं लिखोगे। तुम्हारे द्वारा रचित होनी चाहिए। इससे तुम्हारी लेखन प्रतिभा का विकास होगा, लेखन क्षमता बढ़ेगी। इसे भी हम क्या कहते हैं? क्रिएटिव राइटिंग, रचना कौशल का विकास होगा। तो मैंने एक कविता लिखी है, मैं पढ़कर सुना देती हूँ। तुम इससे प्रेरित होकर इसके ही अनुसार दूसरी कविता ज़रूर रचोगे। तो कविता मैं सुना रही हूँ बसंत पर। ऋतुराज वसंत की प्रतीक्षा में धरती पलकें बिछाती है। ऋतुराज वसंत की प्रतीक्षा में धरती पलकें बिछाती है। आते ही इसके बागों में कोयल रानी आ जाती है। संपूर्ण जगत सुख पाता है, हर दिशा मधुर गीत गाती है। एक सुगंध है पवन के बहने में, हर सांस आनंद मनाती है। यह सुख न जाए बीत कहीं, एक भय सा मन में जगता है। तो इस तरह मैंने कविता लिखी है।
ये तुम लोग को लिखित रूप से मिल जाएगी PDF में। हम चलते हैं जो लिखित प्रश्नोत्तर तुम्हें दिए गए हैं उनकी ओर। इन्हें मैं थोड़ा समझा देती हूँ। पृष्ठ संख्या 14 ज्ञान सागर का ये पहला प्रश्न है और उसके सारे उत्तर यहाँ हैं। ये मैंने पहले ही बतला दिया। ज़मीन, जिम्मेदार, फ़र्ज, कर्ज, ये जा के नीचे नुक्ता लगे हुए शब्द हैं और नीचे फैसला, फ़र्क, माफ़, ज़फ़र, ये फ के नीचे नुक्ता लगे हुए शब्द हैं। दूसरे प्रश्न में सर्वनाम शब्दों को लिखा गया है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, देखो बादल दूर जा रहे हैं। ये मानसी और चित्रा के बीच में जो संवाद था उसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम चलेंगे पृष्ठ संख्या 15 में जो प्रश्न था ये ऋतुओं के बारे में था। सारे ऋतुओं को यहाँ लिखा गया है, तुम देख रहे हो। और तीसरा जो प्रश्न है यह है, कविता लिखी गई है इसमें। तुम इसी कविता को अपनी कॉपी पर लिखोगे और इसके अनुसार ही दूसरी कविता रचने का प्रयास अवश्य करोगे। आज की कक्षा में इतना ही। तुम इतने सारे प्रश्नोत्तरों को पढ़ोगे, अच्छी तरह से उनका रीडिंग करोगे, पढ़ोगे, पठन करोगे और समझने का प्रयास करोगे। और अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो और इन सारे प्रश्नोत्तरों को कॉपी पर लिख लोगे।